हेलो एवरीवन। तो जैसा कि एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि शिम चोंग को रेस्क्यू ऑफिसर बताते हैं कि यूजोंग की मौत हो चुकी है। इतने में ही वहाँ पर किमाजिन आ जाती है जो कि यूजोंग की गर्लफ्रेंड होती है। वो रेस्क्यू ऑफिसर से पूछती है कि क्या आप वही हैं जिन्होंने मुझे कॉल की थी, मैं किमाजिन हूँ। तो रेस्क्यू ऑफिसर कहता है कि जी हाँ, वो मैं ही हूँ जिसने आपको कॉल की थी। किमाजिन कहती है कि फिर मुझे बताओ क्या हुआ और वो कहाँ पर है, तुमने मुझे कहा कि उसकी मौत हो गई। रेस्क्यू ऑफिसर कहते हैं कि हमें माफ कीजिएगा, लेकिन शायद उसे ये सब कुछ पहले से ही पता था। और फिर किमाजिन को गिफ्ट बॉक्स पकड़ाते हुए कहता है कि हमें ये उसके लॉकर से मिला आपके नंबर के साथ। किमाजिन वो बॉक्स खोलती है तो उसमें पिंक कलर का मोती होता है। शिम चोंग को यूजोंग की बात याद आती है कि वो जब से जमीन पे आया है सिर्फ एक ही बार खुशी से रोया है, उसके अलावा जब भी रोया है गम में ही रोया है। शिम चोंग कहती है कि उसने कहा था कि वो सिर्फ एक ही बार खुशी से रोया है और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से, तो शायद वो अपनी खुशियाँ यहीं पर ही छोड़ के जाना चाहता था। और वो बहुत प्यार करता था तुमसे, हमेशा तुम्हारी ही बात करता था मुझसे। फिर उन दोनों को समुद्र के पास दिखाते हैं। किमाजिन कहती है कि मुझे नहीं पता था कि उसके पास कोई ऐसा है जिसे वो सब बताता है। शिम चोंग कहती है कि क्या इसी वजह से तुमने उसे छोड़ दिया। तो किमाजिन कहती है कि नहीं, मुख्तलिफ लोग ही राज को जन्म देते हैं और फिर आखिर में दोनों ही तकलीफ उठाते हैं, वो इंसान जिसके पास राज हो और दूसरा वो जिसे कुछ भी मालूम ना हो, और दो मुख्तलिफ इंसान कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। तो शिम चोंग कहती है कि क्या ये बात सच है। किमाजिन कहती है कि इससे बस आप दूसरे को तकलीफ दोगे और कुछ नहीं। फिर आखिर तुम दोनों एक साथ कैसे हो सकते हो, सिर्फ प्यार करते हो इसलिए। शिम चोंग कहती है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता था और उसका दिल सिर्फ एक इंसान की वजह से धड़कता था और वो हमेशा उसी को ही प्यार करता रहेगा, फिर चाहे उसका दिल धड़कना बंद ही क्यों ना हो जाए। और उसे कभी भी अफसोस नहीं होगा यहाँ पर आने का। जब तुम्हें उसकी हकीकत का पता चला और तुम उसे छोड़ के चली गई तो मैंने उससे पूछा था कि उसने तुम्हारी याददाश्त क्यों नहीं मिटाई। तो उसने कहा था कि जो आपसे प्यार करता है वो आपकी हकीकत जानने के बाद भी आपसे प्यार ही करेगा। उसे उम्मीद थी कि उसकी यादें हमेशा उस शख्स के साथ जुड़ी रहेंगी जिससे वो प्यार करता था। किमाजिन कोई भी जवाब नहीं देती और कहती है कि मुझे अब चलना चाहिए और जाने लगती है और थोड़ी सी आगे जाकर रोने लगती है। और फिर शिम चोंग के दिल में भी दर्द होने लगती है। फिर हमें जोंजे को दिखाते हैं। जोंजे मादेयोंग की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है, अपने पास एक पेपर स्प्रे रखता है और किसी को कॉल करता है। फिर जोंजे अंदर जाकर देखता है तो किसी ने कैमरास भी तोड़कर फेंक दिए होते हैं। तो जोंजे को याद आता है कि उसकी गाड़ी का भी कोई पीछा कर रहा था और उसके घर पे भी आया था और वो मादेयोंग था, तो हो सकता है कि ये भी मादेयोंग हो। फिर जोंजे मिस्टर नाम के नंबर पे कॉल करता है और जहाँ से रिंगटोन की आवाज आ रही होती है उस तरफ जाने लगता है। जोंजे एक रूम के पास आता है और ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इतने में ही उसे शिम चोंग की कॉल आती है तो जोंजे डर जाता है। जोंजे कॉल पे करता है और फिर शिम चोंग की आवाज सुनता है तो कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम बीमार हो गई हो। तो शिम चोंग कहती है कि शायद हाँ, मुझे बुखार हो गया है। तो जोंजे कहता है कि क्या हुआ, तुम घर पे हो क्या। मादेयोंग जोंजे के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तो शिम चोंग बताती है कि वो समुद्र के पास है। तो जोंजे कहता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, अब तुम वहीं पर रुकना, मैं थोड़ी देर में वहाँ आता हूँ। जैसे ही जोंजे पीछे मुड़ता है तो मादेयोंग को देखता है तो कहता है कि तुम वही हो ना, तुम ही मेरी गाड़ी का पीछा कर रहे थे और मेरे घर में भी तुम ही आए थे ना। और मिस्टर नाम कहाँ है और आखिर उनका मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तो मादेयोंग कहता है कि काफी सवाल करते हो तुम। तो जोंजे कहता है कि हाँ बिल्कुल, और अपने सवालों का जवाब दिए बगैर मैं किसी को जाने भी नहीं देता। तो फिर शराफत से तुम मेरे सवालों का जवाब दे दो क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा जल्दी में हूँ। तो मादेयोंग कहता है कि कैसी जल्दी, और जोंजे को मारने लगता है। जोंजे उसकी आंखों में पेपर स्प्रे फेंकता है और अपने लाइटर को ऑन करते हुए मादेयोंग का चेहरा देखता है। मादेयोंग का चेहरा देखते ही जोंजे को अपना ख्वाब याद आने लगता है कि उसमें भी मादेयोंग था। तो जोंजे हैरान हो जाता है और पीछे हट जाता है। फिर इन दोनों में फाइट होने लगती है। मादेयोंग जोंजे को बहुत मारता है। फिर जैसे ही मादेयोंग जोंजे को खत्म करने वाला होता है तो बाहर से जोर जोर से हॉर्न की आवाज आने लगती है। तो मादेयोंग जोंजे को वहीं पर छोड़ के भाग जाता है। फिर जोंजे बाहर आता है तो बाहर बहुत सारी टैक्सीज खड़ी होती हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जोंजे ने बिल्डिंग के अंदर आने से पहले जो कॉल की थी वो उसने नमदू को कॉल की थी। जोंजे कहता है कि क्या तुम और तेयो यहाँ पर 30 मिनट में पहुँच सकते हो। तो नमदू कहता है कि नहीं। जोंजे कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। तो नमदू कहता है कि क्या मैं पुलिस को खबर कर दूं। तो जोंजे कहता है कि हाँ कर दो, ताकि वो साथ में मुझे भी पकड़ ले। नमदू कहता है कि जब तुम्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा तो फिर तुम वहाँ पर क्यों जा रहे हो। तो जोंजे कहता है कि तुम आसपास यहाँ पर कोई टैक्सी बुला लो, उन्हें 4 गुना पैसे देना तो वो इससे भी जल्दी तुम्हें यहाँ पहुँचा देंगे। तो चलो फिर तुम टैक्सी वालों को कहना कि यहाँ पर आए और आकर जोर जोर से हॉर्न देना शुरू कर दें। जोंजे सबसे कहता है कि बाहर
बाहर आकर अपने पैसे ले लो और जो मुझे समुद्र के पास जल्दी से लेकर जाएगा मैं उसे 10 गुना दूंगा। फिर जोंचे एक टैक्सी में जा रहा होता है और अपना चेहरा भी साफ करता है और ड्राइवर से कहता है कि तुम जरा जल्दी चलाओ। शिम जोंग किमा-जिन की बातों को सोच रही होती है कि तुम दोनों एक साथ होकर बस एक दूसरे को तकलीफ ही दोगे, तो फिर तुम लोग एक साथ आखिर क्यों हो? सिर्फ प्यार करते हो इसलिए। शिम जोंग कहती है कि क्या हम दोनों एक नहीं हो सकते? जोंचे भी वहाँ पर आ जाता है। शिम जोंग यू जोंग की बातों को सोच रही होती है। जब यू जोंग ने उसे वापस आने का कहा था कि अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, तुम वापस चले जाओ। और फिर शिम जोंग समुद्र को देखते हुए सोचने लगती है कि क्या मुझे चले जाना चाहिए? तो जोंचे कहता है कि क्या मतलब कि तुम्हें चले जाना चाहिए? तो आज जोंचे पहली मर्तबा शिम जोंग के ख्यालों को सुनता है। शिम जोंग जोंचे को देखती है तो उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? तो जोंचे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है? कहीं तुम सड़क क्रॉस करते हुए फिर से तो नहीं गिर गई? शिम जोंग दोबारा पूछती है तो जोंचे कहता है कि पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है, और भी वो शिम जोंग का बॉडी टेम्परेचर चेक करता है। शिम जोंग कहती है कि जोंचे मैं तुम्हें चाहकर भी कुछ नहीं बता सकती, राजों का समंदर हूँ मैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हें चोट लगे, तुम बीमार हो जाओ या फिर जख्मी हो जाओ मेरी वजह से। तुम्हें उदास देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और मैं किसी भी हाल में तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। तो जोंचे कहता है कि फिर शिम जोंग कहती है कि मैं वापस चली जाऊंगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे जाना पड़ेगा। तो जोंचे कहता है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि तुमसे प्यार करने का मेरा कोई इरादा है या फिर नहीं? तो हाँ, अब मैंने इरादा कर लिया है, तो तुम अब यहाँ से कहीं मत जाना। फिर हमें जोशीमुरा के जोंचे को दिखाते हैं जहाँ पर शिम जोंग को होश आती है। शिम जोंग कहती है कि अब मुझे समुद्र में वापस जाना होगा, यही एक वाहिद रास्ता है जिससे हम दोनों जिंदा रह सकते हैं। जैसे हम पहले अलग हो गए थे और तुम सब कुछ भूल गए थे, हमें वैसे ही रहना चाहिए था और अब मैं वापस लौटकर यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी, तो इसलिए तुम्हें सब कुछ भूलना होगा, लेकिन ये मोहब्बत कभी भी खत्म नहीं होगी। जोंचे कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि जब पहली बार हम दोनों अलग हुए थे तो तुमने मेरी याददाश्त क्यों मिटाई थी? शिम जोंग कहती है क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम्हारा हर लम्हा तकलीफ में गुजरे। जोंचे कहता है कि अगर तुम ऐसा ना करती तो मेरा हर लम्हा तुम्हारी चाहत में गुजरता, लेकिन इस बार तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम मेरी याददाश्त नहीं मिटाओगी, चाहे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, मैं ये यादें अपने साथ रखना चाहता हूँ। और फिर वो शिम जोंग को किस कर लेता है। फिर मॉडर्न इरा में जोंचे की बात सुनकर शिम जोंग कहती है कि क्या फिर मैं ना जाऊँ? तो जोंचे कहता है कि हाँ ना जाओ और चलो घर चलते हैं। जैसे ही वो दोनों जाने वाले होते हैं तो जोंचे को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर जोंचे अपने ख्वाब में जोशीमुरा के जोंचे को देखता है। शिम जोंग जोंचे को उठा रही होती है और उसके पास कुछ लोग भी आ जाते हैं और एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। मॉडर्न जोंचे पूछता है कि तुम कौन हो? तो जोशीमुरा का जोंचे कहता है कि मैं दमयोंग हूँ और अगर तुम मेरा मुस्तकबिल हो तो ये ख्वाब जागने के बाद भी तुम्हें ये याद रखना होगा, सब कुछ दोबारा से दोहराया जाएगा, मेरी दुनिया की तकदीर तुम्हारी दुनिया में दोहराई जाएगी, खुशी गम सब कुछ उस लड़की को तुम्हें बचाना होगा एक बुरे इंसान से। और फिर जोंचे अपनी आंखें खोल लेता है। शिम जोंग उससे पूछती है कि तुम कैसे हो? तो जोंचे कहता है कि अब मैं बेहतर हूँ। तो शिम जोंग उसे हक कर लेती है। फिर शिम जोंग जोंचे से पूछती है कि अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तो जोंचे कहता है कि तुम बताओ, तुमने मुझे कहा था कि तुम तकलीफ में हो। तो शिम जोंग कहती है कि कोई तकलीफ नहीं है। तो जोंचे उसे पकड़ता है और कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, चाहे मैं तुमसे प्यार करूं या ना करूं, तो फिर आखिर तुमने भागने का सोचा भी कैसे? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वैसे तुम मुझे बताओ तुम कहाँ जाने वाली थी? उसी आदमी के पास। तो शिम जोंग कहती है कि यू जोंग अब जा चुका है। तो जोंचे कहता है कि कहाँ पर? शिम जोंग कहती है कि बहुत दूर। तो जोंचे कहता है तो क्या तुम उसके पास जा रही थी और क्या वो तुम्हें नूडल बना के खिलाता वहाँ पे? शिम जोंग कहती है कि उसने कभी भी मुझे नूडल बना के नहीं खिलाए थे। तो जोंचे कहता है कि उसने नहीं खिलाए थे, फिर क्या कोई और है? तो कौन है वो? शिम जोंग कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तो जोंचे कहता है कि ये तो बहुत गलत है और फिर शिम जोंग को एक टॉय मशीन के पास लेकर आता है और कहता है कि इन सभी टॉयज को देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सा पसंद है। तो शिम जोंग उसे पिंक ऑक्टोपस का कहती है। जोंचे कहता है कि अब तुम्हें ये पिंक ऑक्टोपस पसंद आया है ना, तो तुमने इसे अब किसी भी हाल में हासिल करना है। फिर जोंचे मशीन में कॉइन डालता है। शिम जोंग पिंक ऑक्टोपस को पकड़ लेती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आने वाला होता है तो गिर जाता है। शिम जोंग कहती है कि मैं तो बस जीतने ही वाली थी। तो जोंचे कहता है कि बिल्कुल तुम जीतने वाली थी, लेकिन हकीकत में तुम नहीं जीत सकी। जिंदगी की मिसाल भी ऐसी ही है, इंसान जीतते जीतते रह जाता है और अगर तुमने यहाँ पर हार मान ली तो तुम अपनी पसंद की चीज को कभी भी हासिल नहीं कर पाओगी। फिर जोंचे शिम जोंग को दोबारा से ऑक्टोपस निकालने का कहता है। शिम जोंग ऑक्टोपस पकड़ती है, बाहर आने से पहले वो फिर से गिर जाता है।
शिमचोंग कहती है कि शायद ये मशीन ही खराब है। तो जोंजे कहता है कि तुम फिर से हार मान रही हो, चलो जल्दी से वो पिंक ऑक्टोपस निकालो। और फिर शिमचोंग तो शुरू ही हो जाती है। जोंजे उसे रुकने का कहता है तो शिमचोंग कहती है कि पीछे हट जाओ, ये तो बस मेरे हाथ ही लगने वाला था, और दोबारा से ट्राई करती है। शिमचोंग फिर से कोशिश करती है और ऑक्टोपस बाहर नहीं आता। तो जोंजे कहता है कि शायद ये मशीन ही खराब है, इन लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि कोई जीत ना सके। शिमचोंग कहती है कि फिर क्या मैं हार मान लूं? तो जोंजे कहता है कि अरे नहीं यार, ये हार मानना थोड़ी है, ये तो अपनी मर्जी से पीछे हटना है। शिमचोंग कहती है कि क्या हम दोबारा आएंगे यहाँ पर? तो जोंजे कहता है कि बिल्कुल, कितनी अक्लमंद हो गई हो ना तुम। और यहाँ पर जरूरी बात यह है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी। और शिमचोंग से पूछता है कि क्या हमें हार माननी चाहिए या फिर नहीं? तो शिमचोंग कहती है कि बिल्कुल नहीं। फिर जोंजे और शिमचोंग घर आ जाते हैं। नमदो कहता है कि मैंने तुमसे कहा भी था कि जब वो तुम्हें जगह अच्छी नहीं लग रही तो वहाँ पर मत जाओ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर? जोंजे कहता है कि कुछ हुआ तो नहीं है ना? तो नमदो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है? तो जोंजे कहता है कि नहीं। तो नमदो कहता है कि अपने दिमाग पर जोर दो, हमने कुछ ज्यादा ही दुश्मन पाल रखे हैं। इतने में वहाँ पर न्यूज चल रही होती है और वो मादेओंग के बारे में होती है। तो जोंजे कहता है कि यही है वो आदमी। तो नमदो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या यही था वो मादेओंग? तो जोंजे कहता है कि सही कहा। तो शिमचोंग उसे देखकर कहती है कि उस दिन इसने अपनी कैप उतारी थी। तो जोंजे कहता है कि तुम्हें भी याद है ना, उस दिन रात को पुलिस की यूनिफॉर्म में यही हमारे घर आया था ना? तो शिमचोंग कहती है कि पुलिस की कैप भी थी, उसके अलावा इसने ब्लैक कलर की कैप भी पहनी हुई थी। तो जोंजे कहता है कि क्या तुमने इसे कहीं और भी देखा है? तो शिमचोंग कहती है कि हाँ, जिस दिन मैं बाहर गई थी। तो नमदो कहता है कि क्या? मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए, यानी कि ये आदमी शिमचोंग का बहुत दिनों से पीछा कर रहा है, लेकिन क्यों? तो जोंजे गुस्से से चिल्लाने लगता है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में? तो नमदो कहता है कि इस बेचारी को क्या पता, इस पे क्यों चिल्ला रहे हो तुम? और फिर जोंजे वहाँ से चला जाता है। तो नमदो कहता है कि ये तो पागल है, बिला वजह चिल्लाता रहता है, तुम छोड़ो इसे। और शिमचोंग चुपचाप सीरियस खड़ी होती है और बस रोने ही वाली होती है। जोंजे बाहर सर्दी में चक्कर लगा रहा होता है। तो नमदो उसे कहता है कि बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आ जाओ। जोंजे अंदर आता है और कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो आखिर शिमचोंग का पीछा क्यों कर रहा है। नमदो कहता है कि वो सिर्फ पीछा ही नहीं कर रहा है, उसने तुम्हें बुलाया और तुम्हें कत्ल करने की कोशिश की, अब तक तो तुम मर चुके होते मेरे भाई। तो जोंजे कहता है कि मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि उसने शिमचोंग का पीछा क्यों किया। फिर जोंजे को अपने ख्वाब की सारी बातें याद आती हैं। जोंजे नमदो से कहता है कि सुनो यार, सुनने में ये शायद थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन मैंने एक ख्वाब देखा था और मैं वहाँ पर जोशियो जमाने में था और मैंने वो ब्रेसलेट भी पहना हुआ था। तो नमदो कहता है कि ब्रेसलेट, वो किम दामयोंग का ब्रेसलेट? तो तुम ख्वाब में अपने आप को किम दामयोंग समझ रहे थे? तो जोंजे कहता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही। तो नमदो कहता है कि अक्सर ऐसा हो जाता है, मैं भी सुपर हीरोज की फिल्म देख के खुद को सुपर हीरो समझता हूँ। तो जोंजे कहता है कि ऐसे फजूल ख्वाब मुझे नहीं आते। तो नमदो कहता है कि फिर तुम भी बस कर दो ना, तुम आखिर किम दामयोंग कैसे हो सकते हो? तुम क्या किसी और जन्म में थे? जोंजे कहता है कि ऐसा तो नहीं कह सकते यार, पर हो सकता है कि किसी और दुनिया में मेरा कोई डुप्लीकेट हो। नमदो कहता है कि मैं तुमसे उस ब्रेसलेट के बारे में बात कर रहा था और चाशिया ने भी तुम्हें अपनी इजाद के बारे में बताया, तो शायद इसीलिए तुम्हें ऐसे ख्वाब आ रहे हैं। तो कभी कभी इंसान के साथ ऐसा हो जाता है यार, और तुम्हें तो मुझसे ज्यादा पता होगा इस बारे में। जोंजे कहता है कि हो सकता है फिर ऐसा हो। तो नमदो कहता है कि ऐसा ही है मेरे यार। जोंजे कहता है कि मेरा दिल तो बहुत उदास रहने लगा है। तो नमदो कहता है कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा होना हो तो फिर ऐसा ही होता है, तुम अच्छा अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। फिर हमें जिंजू को दिखाते हैं जो किसी के पेरेंट्स से बात कर रही होती है। डोंगशिक वहाँ पर आता है तो कहती है कि हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। कॉल बंद करने के बाद डोंगशिक कहता है कि आप पिछले 1 घंटे से कॉल पे हैं और अभी भी तफसील से बात करना बाकी है। तो जिंजू कहती है कि मेरी जान, तुम्हारे चेयरमैन से क्या बात हुई, मुझे जल्दी से बताओ। तो डोंगशिक कहता है कि उसने जोंजे के डैड को डिनर पर तो इनवाइट किया है, लेकिन वो हमेशा की तरह बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। तो जिंजू कहती है कि क्या इतने खाने बना बना कर भेजे हैं मैंने इनको, अब इनके लिए और मैं क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आती। अब भला तुम ही बताओ, मुझे तो समझ ही नहीं आती कि इनका मसला क्या है हमारे साथ। डोंगशिक कहता है कि इतनी आसानी से वो हमारे हाथ नहीं आएंगे, अगर उन्हें कुछ इन्वेस्ट करना हुआ तो वो खुद खरीद देंगे। जिंजू कहती है कि इस काले पैसे को छुपाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है अब। तो डोंगशिक कहता है कि इसे काला पैसा मत कहो, बहुत मेहनत से कमाया है हमने। जिंजू कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने बहुत मेहनत की है, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है इस पे, तो फिर मेरी बात मानो तो हम इसे कहीं पर इन्वेस्ट कर लेते हैं। फिर मादेओंग को दिखाते हैं जो स्यूही के घर पहुंच जाता है और डिलीवरी मैन बन के आता है। स्यूही मादेओंग को कैमरा से देख लेती है और जल्दी से बाहर आती है
है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो मादेयोंग कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। तो स्यूही उसे पैसे देती है। मादेयोंग कहता है कि उस लड़के को मारना इतना आसान नहीं है, वो हमेशा बचकर निकल जाता है। स्यूही कहती है कि चेयरमैन जल्द ही लॉयर से मिलकर सारी जायदाद चोंची के नाम करने वाले हैं, तो क्या तुम्हें तब अकल आएगी जब मैं सब कुछ खो दूंगी। इतने में वहाँ पर जियोंग आ जाता है तो मादेयोंग चला जाता है। जियोंग कहता है कि ये का इतनी रात को डिलीवरी करते हैं। तो स्यूही कहती है कि हो सकता है कि उसके पास काम ज्यादा हो इसलिए रात में आ गया। फिर अंदर जाते हुए जियोंग अपनी मॉम से पूछता है कि क्या आपको पता है कि जोंजे कहाँ रहता है। तो वो कहती है कि नहीं। जियोंग कहता है कि आज इत्तेफाक से मेरी जोंजे से मुलाकात हुई थी। स्यूही कहती है कि क्या तुमने इस बारे में अपने बाबा को बता दिया है। तो जियोंग कहता है कि नहीं, अभी बस आपको ही बताया है। तो स्यूही उसे अपने डैड को बताने से मना कर देती है। जियोंग कहता है कि क्या आप जानती हैं कि जोंजे कहाँ रहता है। तो स्यूही कहती है कि नहीं। तो जियोंग कहता है कि अगर ऐसा है तो आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं, आखिर मेरी जोंजे से मुलाकात हुई है तो क्या आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। स्यूही कहती है कि जोंजे को लेकर तुम्हारे बाबा और मेरे दिल में बहुत सारे जख्म है, क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे बाबा उसके बारे में बात तक नहीं करते, तो फिर आखिर मुझे उसमें क्यों दिलचस्पी होगी। तो जियोंग कहता है कि हो सकता है कि बाबा उसके बारे में जानना चाहते हो लेकिन हमारी वजह से खामोश हो। स्यूही कहती है कि मुझे उसके बिछड़ जाने का दुख है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वो जब वापस आ जाएगा तो सब कुछ ऐसा ही रहेगा। बिल्कुल नहीं, उसके यहाँ पर आते ही हमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। जियोंग कहता है कि अम्मी मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूँ। तो स्यूही कहती है कि मेरा प्यारा बेटा तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन ये सब कुछ करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये मेरी जिम्मेदारी है। और फिर स्यूही अंदर चली जाती है और यहीं पर हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।